क्या हो जब एक क्रूर माफिया क्वीन एक नॉवेल में मासूम विलियनेस के रूप में रीबोर्न हो जाए, जिसे उसके अपनों ने ही विलियंस बना दिया। कुछ ऐसा ही होता है हमारी क्रूर माफिया क्वीन जीनी के साथ। असल दुनिया में मारे जाने के बाद उसका जन्म एक नॉवेल के विलियनेस के रूप में हुआ और वहां उसे टास्क दिए गए। तो क्या है वो टास्क, क्या जिनी उससे पूरा कर पाएगी? जानने के लिए देखे नाउ शी बिलोंग टू विलियन। घने जंगल में कुछ लोगों की चीखों की आवाजें आ रही थीं। वो चीखें इतनी दर्दनाक थी कि किसी भी कमजोर इंसान का दिल दहल जाए। वहीं उन लोगों के सामने एक लड़की सिगरेट का कश लिए जा रही थी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे, जिससे वह और खतरनाक लग रही थी। जिनी उन लोगों की चीखें सुनकर हंसने लगती है। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। वो कहती है, गलती कर दी तुम लोगों ने, मुझसे उलझकर अपनी मौत को खुद बुला लिया। तुम लोगों को मैं ढूंढ रही थी, लेकिन तुम लोग तो खुद मेरे सामने आ गए। उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर वे सभी बहुत डर गए थे। लेकिन तभी जिनी की आंखें लाल होने लगती है और उसके मुंह से खून निकल आता है। उसकी यह हालत देखकर वहां बंधे आदमी हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम तो खुद मरने वाली हो, हमें क्या मरोगी? चीनी कहती है, तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों ही होगी। ऐसा कहकर वह उन लोगों पर गोली चला देती है। उन लोगों की मौत वहीं हो जाती है। जीनी के मुंह से खून का बहाव तेज हो जाता है। वो मुस्कुरा कर कहती है, मेरा मकसद पूरा हुआ और अब मेरी कहानी भी खत्म हुई। लेकिन क्या सच में ये कहानी यहीं खत्म होती है या आएगा कोई नया ट्विस्ट? जानने के लिए देखते रहिए नाउ शी बिलोंग टू विलियन। अब तक हमने देखा कि जिनी की डेथ हो गई थी। अब आगे एक कमरे में लड़की सोई हुई थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल बिस्तर पर फैले हुए थे। तभी उसकी नींद अचानक से खुलती है और वह उठकर बैठ जाती है। वह आश्चर्य से इधर उधर देख रही थी और खुद से कहती है, मेरी तो मौत हो गई थी, तो मैं जिंदा कैसे बच गई? मुझे तो बहुत जहरीला जहर दिया गया था, जिससे कोई भी जिंदा नहीं बच पाता है। तो फिर ये सब क्या है? ओह गॉड, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। हाँ, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जिनी ही थी। जिनी यह सब सोच ही रही थी कि तभी वहां एक आवाज गूंजती है, वेलकम इन द नॉवल बॉस। जिनी यह आवाज सुन कहती है, क्या मैं नॉवेल की दुनिया में हूँ, लेकिन ऐसा तो सिर्फ कहानी में होता है। वाह, आवाज फिर से आती है, यस बॉस, मैंने ही आपकी आत्मा को इस बॉडी में, यानी कि नॉवल की विलनेस की बॉडी में डाला है, क्योंकि आपका शरीर खत्म हो चुका था और आपकी जीवन आयु अभी तक खत्म नहीं हुई थी। जीनी कहती है, अगर मैं इस बॉडी हूं तो इस बॉडी की ओनर कहाँ है? सिस्टम कहता है, बॉस, इस बॉडी की ओनर ने सुसाइड कर लिया था, इसलिए मैंने आपकी आत्मा को इस बॉडी में डाल दिया है और मेरे जाने के बाद आपको इस बॉडी की ओनर की यादें याद आ जाएंगी। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वहां एक तेज रोशनी प्रकट होती है और अचानक से जिनी के सिर में तेज दर्द होता है। इसी के साथ उसके दिमाग में कुछ यादें घूम जाती हैं। जिनी लर्न्ड अबाउट अ विलियनेस स्टोरी। सानवी राठौड़ इस कहानी के विलियनेस का नाम। सानवी राठौड़ परिवार की सबसे छोटी बेटी है। उसकी उम्र 20 साल, हाइट 5-6 इंच, लंबे काले बाल, गहरी नीली आंखें, सॉफ्ट पिंक लिप्स, चेहरे पर मासूमियत जो उससे और मासूम और खूबसूरत बनाता था। सानवी अपने परिवार वालों से गुस्सा थी क्योंकि वह हमेशा उससे उसकी बड़ी बहन अविका से तुलना करते थे। सानवी पढ़ने में ज्यादा तेज थी। वह एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन वह हमारी कहानी के मेल लीड अर्नव सिंह रायजादा के प्यार में पड़ जाती है और हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी, जिससे अर्नव को उससे चीड़ मचती थी। वह हमेशा उससे दूर ही रहता था, लेकिन सानवी हमेशा उसके पीछे ही घूमती रहती थी। सानवी अपनी बड़ी बहन अविका को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसके परिवार वाले उसको अविका से तुलना करते रहते थे और अर्नव भी अविका से प्यार करता था, जिससे सानवी हमेशा अविका को वार्निंग देती थी कि वो अर्नव से दूर रहे। वह राठौड़ मैंशन जाकर वहां भी तमाशा करती रहती थी। इसी तरह एक दिन अविका का किडनैप हो गया, जिससे उसका सारा इल्जाम सानवी पर आ जाता है। वह सबको समझाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उस पर भरोसा नहीं करते और अर्नव उससे जेल में डलवा देता है। लेकिन जेल से ही कोई उसे किडनैप कर लेता है और वहीं सानवी अविका को भी देखती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। वह मिस्टीरियस इंसान सानवी को मारने वाला था, लेकिन अविका सानवी को बचा लेती है, लेकिन वो खुद मर जाती है। उस दिन सानवी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। अविका अब मर चुकी थी,
जिसके गिल्ट से सानवी अपनी जान खुद ले लेती है। लेकिन मरने से पहले वो उस मिस्टीरियस इंसान के हाथों में एक स्टार का टैटू देखती है। कुछ दिन बाद यह न्यूज़ फैल जाती है कि राठौड़ परिवार की छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन को मार दिया और खुद जेल से भाग गई। राठौड़ परिवार में भी बम ब्लास्ट करवा दिया गया था, जिससे सभी मारे गए थे। अर्नव भी एरोप्लेन क्रैश में जान चली गई थी। इस तरह इस कहानी की ट्रेजिक एंडिंग हुई थी। थोड़ी देर बाद जिनी अपनी आंखें खोलती है और खुद से कहती है, इस स्टोरी की एंडिंग कितनी बेकार थी। और उससे भी ज्यादा बेवकूफ तो इस नॉवेल की विलियनेस थी। ये क्या है? हम ठीक है, छोड़ो, अब मैं इस स्टोरी को अपने हिसाब से चलाऊंगी। तभी वहां फिर से सिस्टम की आवाज आती है, बॉस, आपको 3 टास्क मिल रहे हैं जो आपको पूरे करने होंगे। इस कहानी की हीरोइन को बचाना है, आपको हीरो और हीरोइन को मिलाना है, और उस मिस्टीरियस इंसान को भी सबके सामने लाना है। उससे आपको हीरो और हीरोइन और खुद को बचाना है। अगर आपने ये टास्क पूरे कर लिए तो आपको रियल वर्ल्ड में जन्म लेने का दूसरा मौका मिलेगा। जिनी कहती है, ठीक है, मैं ये सब तो कर लूं, लेकिन हीरो हीरोइन को बचाना, मतलब हीरो तो खुद एक माफिया किंग है, तो क्या वो खुद को और अपनी हीरोइन को बचा नहीं सकता? तभी जिनी को अचानक झटका लगता है। वो कहती है, ये क्या था और मुझे झटका कैसे लगा? उसका सवाल सुन सिस्टम कहता है, बॉस, अगर आप अपने मकसद से भटकेंगी तो आपको इसी तरह झटके लगेंगे। यह सुनते ही जिनी को गुस्सा आने लगता है। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उसे ऑनर्डर दे, और वो माफिया क्वीन थी जो किसी की भी ऑनर्डर नहीं मानती थी। लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और कहती है, ठीक है, मैं ये सब कर लूंगी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। सिस्टम कहता है, बॉस, आप जैसे चाहे वैसे जी सकती है, लेकिन आपको ये तीनों टास्क को पूरा करना है। जिनी कहती है, हाँ ठीक है, मैं ये लड़ लूंगी, अब तुम जाओ और ये जो तेज रोशनी है उससे खत्म करो। मुझे थोड़ा सा और सोना है। आगे जारी है। अब तक आपने पढ़ा कि जिनी को स्टोरी के बारे में पता चलता है। अब आगे। अगली सुबह जिनी की नींद टूटती है। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। वह उठते फ्रेश होने चली जाती है। 1 घंटे बाद जिनी वॉशरूम से बाथरूम पहने निकलती है और कपबोर्ड पर कपड़े ढूंढने लगती है। लेकिन अपने कपड़ों के कलेक्शन देखकर उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वहां सिर्फ रेड, पिंक और ब्राइट ड्रेस ही थी, जो अविका का फेवरेट कलर था। सानवी यह सब इसलिए पहनती थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो अविका के जैसे ड्रेसअप करेगी तो अर्नव उसे पसंद करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा सबको लगने लगा कि वो अविका की कॉपी कर रही है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। जिनी उन कपड़ों को फेंक देती है और कोई डार्क कलर ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक ड्रेस मिल ही जाता है। थोड़े देर बाद जिनी वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी, बालों को खुला रखा था, उसे हाई बन से सिक्योर किया था, जिससे उसके बेबी है उसके फेस पर आ रहे थे। उसकी नीली आंखें उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थीं। मकीअप के नाम पर उसने काजल और लिप बाल्म लगाया था। वो आज सच में एक एंजेल लग रही थी। जिनी तैयार होकर नीचे आती है। वह अपार्टमेंट में रहती थी। उसे बहुत भूख लगी थी। वो जल्दी से ब्रेड को रोस्ट करती है और 1 कप कॉफी बनाती है। ब्रेड में न्यूटेला चॉकलेट लगाकर जल्दी से खाने लगती है। वह खा ही रही होती है कि तभी वह सिस्टम की आवाज आती है, बॉस, आप आज कोलाज जा रही है, तो आपको सभी कैरेक्टर्स के बारे में जान लेना चाहिए। वही अचानक से सिस्टम की आवाज सुन जिनी शॉक हो जाती है और कहती है, तुम मुझे आराम से कह सकते हो, ऐसे अचानक से बोलने की क्या जरूरत है? सिस्टम कहता है, सॉरी बॉस, माय मिस्टेक। फिर जिनी कहती है, अच्छा, ये सब छोड़ो और मुझे यहाँ के कैरेक्टर्स के बारे में बताओ। सिस्टम कहता है, ओके बॉस, सो पहले आप अपनी फैमिली के बारे में जान लीजिए। राठौड़ फैमिली, विक्रांत राठौड़, ये यहाँ के हेड है, उम्र 69 साल। ये सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी पोती सानवी से करते हैं। इनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। इनके 2 बेटे हैं। इनके बड़े बेटे हैं राजीव राठौड़, उम्र 50 साल। ये अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सानवी से ज्यादा मतलब नहीं रखते। मीरा राठौड़, उम्र 48 साल। ये भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। सबसे ज्यादा प्यार ये अविका से करती है और सानवी को हमेशा गलत ही समझती है। इनके एक बेटा और 2 बेटी हैं, आदित्य राठौड़,
राठौड़ कंपनी के सीईओ, उम्र 30 साल, हाइट 6'5" ये भी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ये अपने सारे भाई बहनों में सबसे ज्यादा प्यार अविका से करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सानवी को प्यार नहीं करते, ये उससे भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इनको सानवी का अर्नव के आगे पीछे घूमना नहीं पसंद, इसलिए ये उससे नाराज रहते हैं। ये और अर्नव बहुत अच्छे दोस्त हैं। अविका राठौड़, हमारी कहानी की फीमेल लीड, उम्र 25 साल, हाइट 5'5" ये बहुत खूबसूरत और दयालु है। इन्हें अपने परिवार से बहुत प्यार है। ये सानवी से भी प्यार करती है। ये पढ़ने में बहुत अच्छी और इंटेलिजेंट है और कॉलेज में भी सभी लड़के इनके दीवाने हैं। सानवी राठौड़ इज नोवेल की विलियनेस ये है, राठौड़ परिवार की सबसे छोटी बेटी, और ये बहुत खूबसूरत है। इनके अपने कुछ राज है जो हम आगे जानेंगे। इनके बारे में तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में ही बता दिया है। अब विक्रांत जी के छोटे बेटे की बात करते हैं, जिनका नाम अनुभव राठौड़, उम्र 49 साल। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और अविका तो इनकी लाडली है। सानवी से इन्हें ज्यादा लगाव नहीं है। इनकी पत्नी अनुसिया राठौड़, उम्र 46 साल, ये सभी से प्यार करती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्यार ये सानवी और रक्षित से करती है। ये दोनों ही इनके दिल के टुकड़े हैं। इनके 2 बेटे हैं। शिवम राठौड़, ये इनके बड़े बेटे हैं। इनकी भी उम्र 30 साल है। ये आदित्य से 5 महीने छोटे हैं। हाइट 6'4", ये भी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। सानवी से इनकी ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन ये उससे प्यार करते हैं। रक्षित राठौड़, ये सानवी से 1 साल बड़े हैं और बाकी सबसे छोटे हैं। उम्र 21 साल, हाइट 6 फीट। ये बहुत चुलबुले और मस्त मग्न हैं। इनकी लाडली बहन है सानवी। ये उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये भी कॉलेज स्टूडेंट है। अब बात करते हैं रायजादा परिवार के बारे में। श्रीकांत सिंह रायजादा, ये रायजादा परिवार के हेड है। इनकी उम्र 73 साल। ये अपने परिवार और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। इनकी पत्नी कुसुम रायजादा, ये भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। उम्र 71 साल। इन दोनों को सानवी भी प्यारी और अच्छी लगती है। इनके एक बेटे हैं, अजय सिंह रायजादा। ये अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उम्र 65 साल, लेकिन इनकी लाडली इनकी छोटी बेटी है और ये अपने भतीजे से भी बहुत प्यार करते हैं। इन्हें पेंटिंग का बहुत शौक है। इनकी पत्नी अपर्णा सिंह रायजादा, 50 साल। इन्हें अपने परिवार से बहुत प्यार है। सबसे ज्यादा प्यार ये अपने छोटे बेटे से करती है। इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। अंशुमन सिंह रायजादा, ये रायजादा परिवार के बड़े बेटे हैं। उम्र 32 साल, हाइट 6'5". ये एक फेमस एक्टर है। ये अपने भाई के हर काम के बारे में जानते हैं। ये अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हुए हैं। अर्नव सिंह रायजादा, हमारी कहानी के मेल लीड, ये रायजादा इंटरप्राइजेस के सीईओ हैं। इनकी कंपनी एशिया की नोए कंपनी है, जिसे कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। उम्र 30 साल, हाइट 6'6", परफेक्ट जावलाइन, तीखे नैन नक्श, काले बाल। कुल मिलाकर ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये अंडरवर्ल्ड पावरफुल माफिया हैं, जहां ये डेविल किंग के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत रूड और एरोगेंट है। इनका गुस्सा काफी खतरनाक है, जिससे सभी डरते हैं और सानवी से इन्हें चिढ़ मचती है, क्योंकि वो हमेशा इनके आगे पीछे घूमती रहती है। कृतिका सिंह रायजादा, ये रायजादा परिवार की सबसे छोटी बेटी है। ये बहुत मासूम और चुलबुली है। उम्र 22 साल, ड्रामा क्वीन। इन्हीं के कारण घर में हलचल रहती है। ये भी काफी खूबसूरत है। इन्हें सानवी भी अच्छी लगती है, लेकिन ये अपने घर में सिर्फ अर्नव के गुस्से से ही डरती है। अर्नव भी इसे बहुत प्यार करता है। जिनी इन सब के बारे में सुनकर कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। मुझे किसके साथ रहना है और किससे दूर, तो अब तुम जाओ, आज मैं आराम करूंगी। ऐसा कहकर वो जाने वाली होती है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, नहीं बॉस, आज आपको कॉलेज जाना है, इसलिए आप कॉलेज जाइए और आपको आज से अपना टास्क शुरू कर देना चाहिए। जिनी सिस्टम से गुस्सा आ होते हुए कहती है, ये जो तुम मुझ पर ऑन ऑर्डर चला रहे हो ना, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें मार डालती। सिस्टम कहता है, सॉरी बॉस, लेकिन आपको जाना होगा। जिनी कहती है, हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। सिस्टम फिर से कहता है, बॉस, ये याद रखिएगा कि आज से आप जिनी नहीं सानवी हैं। जिनी कहती है,
हाँ ठीक है, मुझे याद है, अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर जिनी घर से निकल जाती है। आगे जारी है। अब तक आपने पढ़ा कि सानवी घर से कॉलेज के लिए निकलती है। अब आगे। मुंबई इंटरनेशनल कॉलेज। सारे स्टूडेंट अभी कॉरिडोर पर ही थे। अभी क्लास का टाइम नहीं हुआ था। तभी वहां किसी की एंट्री होती है। ये कोई और नहीं बल्कि ए बी ग्रुप थे। इस ग्रुप में 6 लोग थे। अर्नव सिंह रायजादा, अंशुमन सिंह रायजादा, आदित्य राठौड़, आहिर कपूर, अनंत कपूर, अनय राज। ये ग्रुप कॉलेज में बहुत फेमस है। ये सभी इस कॉलेज में एक साल में 3 महीने के लिए आते थे। ये कॉलेज अर्नव का ही है। और ये टोटल 30 स्टूडेंट रायजादा कंपनी और 50 स्टूडेंट राठौड़ कंपनी के लिए सेलेक्ट करते हैं। रायजादा या राठौड़ कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए चूज करते हैं। और आज ये तीसरा महीना था स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन का। ये महीना पूरा होने के बाद एक एग्जाम होता है जिससे ये सभी स्टूडेंट को चूज करते हैं। आहिर, अनंत और अनय ये तीनों अर्नव और आदित्य के बेस्ट फ्रेंड हैं। अनंत अर्नव का पर्सनल असिस्टेंट है, आहिर आदित्य का असिस्टेंट है और अनय अंशुमन का मैनेजर है। वही उन सभी को आते देख सभी स्टूडेंट उन्हें ग्रीट करते हैं और लड़कियां तो उनके बारे में तारीफ करत थक भी रही थीं और सबसे ज्यादा तारीफ हो अर्नव रहा था। वे तो उन्हें देखकर घायल ही हो रही थीं। अरे भाई, वो लोग थे ही इतने हैंडसम, तो लड़कियां तो तोड़ेंगी ही। वही वो सब एक जगह आकर रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां एक बाइक आकर रुकती है। सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है। सभी उस बाइक को उत्सुकता से देख रहे थे। सभी जानना चाहते थे कि आखिर यह है कौन। लेकिन जब वह सब उसे देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि सानवी थी। सारे स्टूडेंट के साथ साथ प्रोफेसर भी सानवी को ऐसे देखकर शॉक में थे। तभी सानवी फुल कॉन्फिडेंस से अंदर जाने लगती है। उसी समय वहां 3 लोग आते हैं, जिसमें 2 लड़के और एक लड़की थी। ये सभी सानवी के फ्रेंड थे। ये तीनों उसके सच्चे दोस्त थे और उसे हमेशा अर्नव से दूर रहने को कहते थे। उन तीनों को देखकर सानवी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी अनाया, सानवी की बेस्ट फ्रेंड, कहती है, सानवी तू कहाँ थी और इतने दिनों से आ क्यों नहीं रही थी? और आज तुझे हुआ क्या है? तू इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कहीं तू सानवी की डुप्लीकेट तो नहीं? वही सानवी अनाया की बात सुन मुंह खोले उसे ही देख रही थी। अरे यार, वो कैसी दोस्त थी जो उसे सुंदर दिखने पर सीधा उसे उसका डुप्लीकेट ही कह रही थी। इससे पहले सानवी कुछ कहती, तभी सानवी का दूसरा फ्रेंड राघव कहता है, चुप कर तू चिपकाली, ये मेरी दोस्त है, सुंदर तो लगेगी ही। हाँ भले ही इतने दिनों से यह अपना चुड़ैल वाला रूप ली हुई थी, लेकिन अब इसने अपने आप को एंजेल बना लिया है। वहीं उन दोनों की बात सुनकर सानवी तो सदमे में ही चली गई थी, क्योंकि एक डायरेक्टली और एक अनडायरेक्टली उसकी बेइज्जती ही कर रहा था। तभी रक्षित कहता है, हाँ ये कोई और नहीं बल्कि रक्षित राठौड़ ही है। लेकिन किसी को अभी सानवी और रक्षित के आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है और सबको यही लगता था कि सानवी और रक्षित दोस्त हैं। लेकिन कोलाज में सिर्फ अनाया और राघव ही जानते थे कि ये दोनों भाई बहन हैं और राठौड़ परिवार के बच्चे हैं। वही उन दोनों की बात सुन रक्षित कहता है, चुप रहो तुम दोनों और खबरदार, अगर मेरी लिटिल प्रिंसेस के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। वही अपने भाई को उन दोनों को चुप कराते देख सानवी शांत होती है, वरना उसे तो लग रहा था आज ये दोनों दोस्त आज उसकी पूरी बेइज्जती करके ही मानेंगे। वहीं सानवी उनकी बातों को इग्नोर कर कहती है, तुम लोग अभी तक क्लास नहीं गए? उसके सवाल का जवाब देते हुए अनाया कहती है, ओ मैडम, आज आप टाइम पर आई हैं और अभी 5 मिनट बाकी है क्लास शुरू होने में। सानवी कहती है, अच्छा ठीक है, जब अभी टाइम है तो चलो कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके यह बात सुनकर तीनों उसकी फिक्र करते हुए एक साथ कहते हैं, क्यों आज तुमने नाश्ता नहीं किया? वही तीनों की आवाज एक साथ सुनकर सानवी अपने कान में हाथ रख लेती है और कहती है, क्या कर रहे हो तुम तीनों, चिल्ला क्यों रहे हो? शांति से भी बोल सकते हो। वैसे भी मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ ब्रेड न्यूटेला ही खाया है और साथ में 1 कप कॉफी पीकर आ ही रही थी कि मुझे फिर से भूख लग गई। इसलिए मैं फिर से बर्गर, पिज्जा और साथ में बस 5 रसगुल्ले खाकर आ गई। वहीं उसकी बात सुनकर उन तीनों के साथ साथ सारे स्टूडेंट भी हैरान थे।
सानवी की बात एब ग्रुप ने भी सुना था और आज सबकी नजर सानवी पर ही थी। वो लग ही रही थी इतनी खूबसूरत और क्यूट कि कोई भी उससे नजर हटा ही नहीं पा रहा था। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी सानवी को ही देख रही थी। आज तो अर्नव भी सानवी को देखने के लिए अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। वो भी उसे ही देख रहा था। आज उसे सानवी में कुछ तो अलग लग रहा था, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया। वही राघव व्यंग्य से कहता है, हाँ, तूने इतना कम कैसे खा लिया? कहीं तुम्हें कमजोरी से चक्कर ही ना आने लग जाए। उसकी बात सुनकर सानवी पाउट करते हुए कहती है, तुम्हें भी लग रहा है ना कि आज मैंने बहुत कम खाना खाया है? तो चलो ना कैंटीन और मुझे कुछ खिला दे, भगवान तुझे सद्बुद्धि देंगे। वही सानवी की बात सुनकर राघव अजीब नजरों से उसे देखने लगता है। एक तो उसने उसे ताना मारा था और उसे लग रहा था कि वो उसके लिए बुरा फील करते हुए ऐसा कह रहा है, और उसने तो उसी से ट्रीट मांग ली, उसके साथ उसकी बेइज्जती भी कर दी। आखिर सानवी कहना क्या चाह रही थी? कि बेचार राघव के पास बुद्धि नहीं है जो भगवान उसे सद्बुद्धि देंगे। लेकिन फिर वो अपना चेहरा ना में हिलाता, जैसे कह रहा हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। वो गहरी सांस ले कहता है, सानवी, मुझे तो लगता है कि भूख के कारण तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। चल पहले तू कुछ खा ले, वरना पता चले मेरी फ्रेंड आदि से पूरी पागल हो जाए। वहीं उसकी बात सुन सानवी उसे घूर के देखती है, लेकिन फिर उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और वो राघव के पीछे जाने लगती है। वही अनाया और रक्षित उन दोनों की बात सुन मुंह बना लेते हैं, क्योंकि एक तो दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करके कैंटीन भी चले गए और उन दोनों को पूछा भी नहीं। लेकिन फिर रक्षित नोटिस करता है कि सभी लड़के उसकी बहन को ही देखे जा रहे थे, या कहे तो ताड़े जा रहे थे, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उन लड़कों को अपनी जलती निगाहों से घूरने लगता है। वही रक्षित के साथ साथ वहां दो लोग और थे, जी उन लड़कों को अपनी जलती निगाहों से घूर रहे थे। हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि आदित्य और अर्णव थे, जो उन्हें घूरे जा रहे थे। वे लड़के सानवी को ताड़ ही रहे थे कि उन्हें अपने ऊपर किसी की जलती नजर महसूस होती है, जिससे वे अपनी नजर उससे हटा लेते हैं। लेकिन फिर भी वे सब सानवी के बारे में बातें करते रहते हैं, जिससे रक्षित, आदित्य और अर्णव को लग रहा था कि वे उन सभी को यहीं पर जिंदा मार डाले। वही कुछ लड़के सानवी के बारे में ऐसी बात बोलते हैं कि जिससे अर्णव और आदित्य की आंखें आग की तरह लाल हो जाती है। रक्षित और अनाया वहां से कब का चले गए थे, जिससे रक्षित उनकी बातें सुन नहीं पाता। वे लड़के कोलाज में हर लड़की को तंग करते थे जब एबी ग्रुप यहाँ एनएचआई रहते थे, लेकिन शायद आज उन लोगों ने गलत लड़की को कमेंट कर दिया था। अब पता नहीं उन लड़कों का क्या होगा। अब ये तो आदित्य और अर्णव ही जाने। आगे जारी है।